Okay, hello everyone, welcome to another video of research aptitude. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आपका अप्रोचेस कितने टाइप के रिसर्च होते हैं और आपका पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म फिर आपका व्हाट इज रिसर्च रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने शुरू किया था मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख ले, जो कि है लेक्चर 1 और लेक्चर 2। और आज हम लोग का चलेगा लेक्चर 3। ठीक है, तो आज हम हमारा है लेक्चर 3 और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रिसर्च बाय प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के सीरीज में। आई होप आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी करेक्शन करना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो रिसर्च बाय प्रोसेस, ठीक है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू क्लासिफाई रिसर्च बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। देखो, डेटा दो टाइप का होता है, जैसे मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी बताया था। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा अ स्ट्रक्चर्ड systematic approach that relies on numeric data and statistical analysis. It uses a deductive approach to test hypotheses. Examples include survey experiments and statistical analysis of large data set. तो देखो, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जिसमें नंबर्स हो, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी हो। अब मान लो कि तुम कोई रिसर्च कर रहे हो जिसमें तुमको वेट मेजर करना है या फिर कोई ऐसा चीज मेजर करना है जो न्यूमेरिकल डेटा में आ रहा हो, ठीक है ना। और उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सके, उसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग सर्वेज करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा, सर्वेज में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं गूगल फॉर्म में, उसको सब में बांट देते हैं, ठीक है, कि आप ये सर्वे लीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेटा का यूज करते हैं। हम लोग कई सारे, जैसे हम लोगों को पता, मान लो कि हम लोग फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको पता रहना चाहिए पाई का वैल्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है ना। अब ऐसे स्टैटिकल एनालिसिस होता है, इस सब में हमको है ना डेटा का जरूरत पड़ता है। और वो भी कोई कौन सा डेटा जिसमें नंबर्स हो, न्यूमेरिकल डेटा। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में। अब क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? एन एक्सप्लोरेटरी इंटरप्रेटिव approach that focuses on understanding the depth and complexity of a phenomena through rich descriptive data. It uses an inductive approach to generate hypotheses or theories. Common methods include in-depth interviews, focus groups, and एथनोग्राफिक स्टडीज। देखो, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, तो क्वालिटेटिव डेटा मतलब कि क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए आपके डेटा में, ठीक है ना। अब मान लो कि जैसे हम लोग एक इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको डेप्थ में इंटरव्यू लेंगे, आपको अच्छे से समझेंगे। ये नहीं कि हम, जैसे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में पिछले क्लास में भी यूज किए थे एग्जाम्पल कि मान लो आज आप एक इंटरव्यू देने गए हो। आप इंटरव्यूअर को बताते हो कि सर मुझे जावा आता है, मुझे सी आता है, मुझे C++ आता है, मुझे पाइथन आता है, फलाना, मतलब 10-20 आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बता दिए। अब वो पूछा आपसे कोई भी 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्वेश्चन पूछा, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाए। अब क्वालिटेटिव क्या हो जाएगा कि आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे बस जावा और पाइथन ही आता है, और वो आपको जो क्वेश्चन जावा और पाइथन से पूछा उसका आप जवाब दे दिए। मतलब आपका जो आपका नॉलेज है वो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, मतलब आपको इतना आता है कि आप सब कुछ बता सकते हो। और क्वांटिटेटिव मतलब क्या? बस आप नंबर गिना रहे थे, ठीक है ना, कि हमको इतना कुछ आता है, जबकि आता कुछ नहीं अच्छे से, ठीक है। तो वही डिफरेंस होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। मतलब क्वालिटेटिव मतलब आप किसके क्वालिटी को नापते हो, उसके कॉम्प्लेक्सिटी को नापते हो, उसके डेप्थ को नापते हो, ठीक है ना। तो इसका कॉमन अप्रोचेस क्या होता है, कॉमन मेथड्स क्या होता है? इंटरव्यूज होता है, फोकस ग्रुप्स होता है, एथनोग्राफिक स्टडीज होता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिफरेंस टेबल बना हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्वालिटेटिव का? टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर। जैसे हम बताएं आपको कि क्वालिटी आप किसी का जान रहे हैं ना, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो हम उसको और जानेंगे, उसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तब हमको उसका क्वालिटी समझ में आएगा, ठीक है। क्वांटिटी मतलब क्या? टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड क्वांटिफाई, मतलब हमको उसको डिस्क्राइब करना है,
हमको बताना कि वो कितने मात्रा में, हमको ये नहीं बताना उसका क्या क्वालिटी, हमको बताना उस कितना नंबर में है, वो कितना क्वांटिटी है उसका, बस हमको ये बताना है, ठीक है। अप्रोचेस क्या होता है, इसका इंडक्टिव अप्रोच होता है। याद है पिछले क्लास में हम बताए थे इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब बॉटम अप, डिडक्टिव मतलब टॉप डाउन। जैसे इंडक्टिव में क्या, पहले डिडक्टिव होता था, तो डिडक्टिव में क्या था कि हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं तो पहले हम लोग उसका हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर उसके लिए हम लोग रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि वो टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस काम कर रहा है कि नहीं। इंडक्टिव क्या था, इंडक्टिव मतलब कि मान लो कि हम लोग कोई ऑन द स्पॉट गए, कोई कहीं आग लगा हुआ है, हम लोग फिर पता किए क्यों आग लगा, फिर हम लोग उसको रोके वहीं तक, ठीक है। फिर हम लोग उसको बढ़ने नहीं दिया आगे आग को, फिर हम लोग उसके अराउंड हाइपोथेसिस बनाए, मतलब ये उल्टा। इसमें हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन कर लिए, मतलब देखो डिडक्टिव में क्या था, पहले हम लोग हाइपोथेसिस बनाए थे, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन किए थे। और इधर क्या, हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन से हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है डिडक्टिव और इंडक्टिव में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इंडक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो डिडक्टिव होता है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, वर्ड्स इमेजेस रिच डिस्क्रिप्शंस, मतलब हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट वगैरह के, इमेजेस का, जिसमें क्वालिटी हो, ठीक है ना, थोड़ा दिखने में अच्छा हो, थोड़ा क्वालिटी हो उसमें, है ना। और क्वांटिटेटिव में क्या यूज करते हैं, नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स, जो दिखने में भले आपको उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन आखिर में यूज तो यही आता है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। बिना नंबर और स्टैटिस्टिक्स का आप रिसर्च कर नहीं सकते, चाहे आप कितना भी इमेज, कितना भी ग्राफ डाल लो, है ना। तो और स्मॉल सैंपल साइज क्या होता है, देखो क्वालिटेटिव डेटा में जो है सैंपल साइज स्मॉल होता है, मतलब कम होता है सैंपल साइज। ज्यादा हमको चाहिए ना, हमको क्वालिटी देखना है भाई, हमको उस एक ही इमेज को इन डेप्थ बार बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमको 10 गो इमेज चाहिए। बट यहाँ क्वांटिटेटिव में क्या, जितना ज्यादा मेरे पास डेटा है, जितना ज्यादा मेरे पास नंबर है, उतना मेरे लिए फायदा, ठीक है। और आखिरी चीज की ये फोकस करता है प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी में, मतलब कि ये बेसिकली एक प्रोसेस के तरीके से काम करता है। ये रिजल्ट देखो, क्वालिटी तुम नाप रहे हो तो एक प्रोसेस ही होगा ना, और क्वांटिटी तुम नाप रहे हो कितना क्वांटिटी उसका, दो तो भाई तुम मान लो कि तुम मैथ्स बनाते हो, मैथ्स में तो तुम क्वांटिटी नापते हो ना, तो उसमें कोई रिजल्ट तो आता है इसका आंसर, मैथ्स को तुम आधे में छोड़ देते हो, लेकिन क्वालिटी तुम नाप रहे हो तो तुम उसको आधे में भी छोड़ सकते हो, या मतलब प्रोसेस टाइप का होता है वो, ठीक है ना। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है, देखो एक्शन रिसर्च हम पहले ही बताए थे। एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च इज अ यूनिक टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट एम्बॉडीज लर्निंग बाय डूइंग। मतलब आप गए मैदान में, आप कूद गए, आप सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है ना। अब हम लोग मान लो कि गए थे, हम लोग बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। हम लोग ऐसा थोड़ी ना था कि कोचिंग गए वहां पर सीख के आए कि बैट कैसे चलाया जाता है, बॉल कैसे, ऐसे नहीं। हम लोग गए ग्राउंड में, दोस्त बना, हाँ हाँ, तू बैट लाएगा, हम बॉल लाएंगे, खेलना शुरू, सब सीख गए। क्या होता है फिर टीवी में देखते देखते, मतलब एक्शन करते करते हम लोग सीख गए, ठीक है। कॉइन्ड बाय कर्थ लुविन, कर्थ लुविन के द्वारा ये कॉइन किया गया था। इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ रियल वर्ल्ड, मतलब कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को, ये देखो अब हम लोग एक्शन, हम लोग ऑन द स्पॉट सीख रहे हैं, तो हम लोग रियल वर्ल्ड ही में सीख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हम लोग सिमुलेशन में सीख रहे होंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड कंटेंट, it's highly collaborative and involves participant in a continuous loop of, ठीक है ना। ये एक हाईली कोलैबोरेटिव होता है, जैसे कि हम एग्जांपल दे कि हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, खेलते खेलते सीख जाते हैं, ऐसा तो नहीं हम लोग अकेले खेलते हैं, हम लोगों को कोई चाहिए जो बॉलिंग कर रहा हो, कोई चाहिए वो फील्डिंग कर रहा है ना। अब इसका क्या होता है, इसका कुछ कुछ प्रोसेस होता है, इसका मतलब कुछ कुछ टर्म्स होता है। पहला तो होता है प्लानिंग, ठीक है, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजी। पहले हम लोग प्लान करते हैं, मान लो तुम, जैसे हम लोग का क्रिकेट वाले एग्जांपल है, तुम क्रिकेट खेलने गए तो तुम पहले प्लान करोगे कि हाँ कौन कहाँ खड़ा होगा, भाई कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन सा पिच किसको बनाएंगे, कहाँ पर सतह ठीक है, प्लेन है, उसको हम लोग पिच बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरीका से हम लोग प्लानिंग करें, ठीक है ना। फिर हम लोग एक्शन करते हैं, फिर हम लोग खेलना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि नहीं भाई हम इतना कस के मारेंगे, उस आंटी के घर में चला जाए वो बॉल नहीं देगी, तो इतना कस के नहीं मारना, कुछ रूल्स बनाएंगे, या मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, जनरल ऑब्जर्वेशन। मान लो कि कोई किसी तुम कस के मारे, किसी के जाके माथा में लग गया, माथा फट गया, अब तुम क्या सोचोगे कि नहीं भाई ज्यादा कस के नहीं मारना, ग्राउंड छोटा है ना, और धीरे मारना, तो एक ऑब्जर्वेशन हुआ आपका, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है,
एनालाइजिंग रिजल्ट टू इन्फॉर्म द नेक्स्ट साइकिल ऑफ प्लानिंग। अब मान लो तुम मारे बॉल, उसका माथा फट गया, वो बुला लिया अपना पेरेंट्स को, पेरेंट्स बुला लिया पुलिस को, एकदम झमेला हो गया वो क्रिकेट खेलने के चक्कर में। तो तुम क्या, तुम्हारे ऊपर ही वो रिफ्लेक्शन बना कि नहीं भाई इतना खतरे वाली चीज नहीं करना है, धीरे से खेलना है, किसी को चोट ना लगे, ठीक है। तो तुम अपना नेक्स्ट साइकिल को कैसे प्लान किए कि इसका क्या रिजल्ट हुआ, उसके बेसिस पे आपने नेक्स्ट साइकिल को प्लान किया कि नहीं अब हम लोगों को आराम से खेलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिसर्च बाय आइडिया और कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप देखो, रिसर्च बाय आइडिया और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट या आइडिया से भी रिसर्च होता है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च यूज्ड बाय फिलोसोफर्स और एंड intellectuals to develop or reinterpret abstract ideas and theories. It does not involve practical data collection. देखो, कई वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है। अब मान लो कि तुम्हारे पास लैब नहीं है, ठीक है ना, या तुम एक फिलोसोफर हो, तुम एक पोएट हो, ठीक है ना, तुम एक फिलोसोफर या इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है ना। तब तुम्हारे पास तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास बड़ा बड़ा लैब है या तुम्हारे पास बड़ा बड़ा मशीन है, तुमको रिसर्च करना है। अब भाई ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश में रिसर्च नहीं होता, तुमको पता है इंग्लिश, फिलोसॉफी, संस्कृत, हिंदी सब में रिसर्च होता है भाई। हमको ही पहले नहीं पता था, बट सब में होता है रिसर्च, ठीक है ना। अब ये लोग के रिसर्च के लिए क्या है, ये लोग को ऐसा तो नहीं कि अभी इंग्लिश के लिए ये लोग एगो बड़ा सा लकड़ी को काट के ए लेटर लिखेंगे फिर भी, ऐसा तो नहीं है भाई। इन लोग तो कॉपी और पेन चाहिए बस इन लोग को अपना रिसर्च करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो गया जिसमें आपका कोई प्रैक्टिकल डेटा कलेक्शन आप नहीं कीजिएगा, कोई आप मशीन्स का यूज नहीं कीजिएगा, आप अपना कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिसर्च कीजिएगा, अपने आइडियाज के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा होता है एम्पेरिकल रिसर्च बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। वही मतलब आप जैसे कि एक्शन रिसर्च की जैसा, जैसे कि आप मान लो खेलने गए और आप सीखे कि कैसे क्या क्या रूल है हम लोगों को फॉलो करना है, तो आप बेसिकली एक्शन से अपना सीख रहे हो, ठीक है ना। द रिसर्चर फॉर्मुलेट्स अ हाइपोथेसिस एंड कलेक्ट्स डेटा टू प्रूव और डिसप्रूव इट, मेकिंग इट अ कंक्लूजन वेरीफेबल। मतलब कि कोई गया वहाँ, जैसे कि वहाँ बोले थे आपको आग लग गया, वहाँ आप गए, आप ऑब्जर्व किए, ठीक है। फिर आप डेटा कलेक्ट किए कि क्यों आग लगा, क्या क्या रिसोर्स, मतलब किस वजह से आग लग सकता है, वो सब चीज आपने जाना। फिर आपने उन चीजों को पेन एंड पेपर पे लिखा। फिर आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि हमें क्या करना चाहिए जिससे आग ना लगे या ना फैले। फिर आपने उस पे उसको उसको प्रूफ करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया या डिसप्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अगर प्रूफ हो गया तो वेरीफेबल हो गया, नहीं प्रूफ हुआ तो अनवेरीफेबल हो, वही हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज सिमिलर टू एक्शन रिसर्च, ओके। The research process is a systematic journey that guides a researcher from a broad idea to a final conclusion. तो बेसिकली रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो एक रिसर्चर को एक ब्रॉड आइडिया से कंक्लूजन देता है। मतलब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, आपको थोड़ा थोड़ा ब्रॉडर आइडिया था उसके बारे में, लेकिन अब जब आप रिसर्च कर लिया आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, आप एक फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है ना। वाइल द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स कैन बी flexible, the core process involves a series of interconnected stages to ensure the study is rigorous and reliable, ठीक है। While the order steps can be flexible, the core process involves a series of interconnected। अच्छा, मतलब कि देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेप्स जो है या वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, लेकिन कोर प्रोसेस जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। वो इंटरकनेक्टेड रहेगा, वो रिगरस रहेगा। मतलब कुछ कुछ प्रोसेस है, मान लो कि आप रिसर्च कर रहे हो, आप डेटा कलेक्शन के लिए गूगल टीम्स, ये गूगल फॉर्म्स का यूज कर रहे हो, अब वो चीज कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। भले रिसर्च में बहुत सारी चीज बदलता है लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज सेम रहता है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड फाउंडेशनल स्टेप। देखो, अब हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग को एक फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। A research problem starts with a broader idea of interest and becomes more specific through an in depth literature review. A well defined problem is crucial for successful study. Key considerations for selecting a problem include, देखो, फॉर्मुलेटिंग, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो, अब आप कोई फॉर्मूला या कोई हाइपोथेसिस ही नहीं बना रहे हो, तो आपको कोई एम ही नहीं मिलेगा, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा, हम आगे काम कैसे करें। अब मान लो तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई करते हो तो तुम, बहुत लोग तो सिर्फ लेक्चर देख के पढ़ता है, ठीक है ना, हम भी पहले वैसे ही थे, बट
हमको बाद में समझ में आए, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं होगा या वो चीज़ आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, ठीक है? तो वैसे ही होता है एक रिसर्च, जब तक आप एक हाइपोथेसिस या एक फॉर्मूला नहीं बना रहे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप रिसर्च कर पा रहे हो ठीक से या नहीं, ठीक है ना? तो एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है एक ब्रॉडर इंटरेस्ट, मतलब आपको एक इंटरेस्ट आया, आज आपको इंटरेस्ट है, हमको स्पेस में रिसर्च करना है, ठीक है? आप गए एक दूरबीन लेके, आप वहाँ बैठ गए, तारा को देखने लगे, ठीक है? और अब आपको पता चला कि नहीं, वहां से कोई एक धूमकेतु आ रहा है या एस्ट्रॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है ना? तो आपको पता चला हाँ कि ये क्या है, ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है ना? तो आपने उसके उसके बारे में पता किया कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, क्यों होता है, आपने इसके अराउंड एक हाइपोथेसिस बनाया, एक फॉर्मूला बनाया, जिससे आपने इन डेप्थ लिटरेचर रिव्यू किया। मतलब लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू मतलब होता है आप दूसरे लोगों के रिसर्च को पढ़ना। जैसे मान लीजिए आप पहले रिसर्चर तो दुनिया में नहीं, आपसे पहले भी किसी ने एस्टेरॉइड पे रिसर्च किया ही होगा, ठीक है ना? तो आप पहले लोग नहीं है जो एस्टेरॉइड पे रिसर्च कर रहे हो, तो उनका रिसर्च को आप पढ़ोगे, उसी को बोला जाता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है ना? आप उनका रिसर्च को पढ़ोगे, फिर अपना आइडिया को इवॉल्व करोगे, ठीक है? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज क्रूशियल फॉर अ सक्सेसफुल स्टडी। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको पता ही नहीं कि आपको किस बारे में रिसर्च करना है तो आप रिसर्च करोगे कैसे? तो एक अच्छा प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होना बहुत जरूरी है रिसर्च के लिए, ठीक है ना? की कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, अब आप प्रॉब्लम को सेलेक्ट करें उसके लिए कुछ कुछ कंसिडरेशन है जो कि ये लोग ऑलरेडी बताता है। सोचो आपका कितना काम आसान कर दे रहा है। तो रिसर्चर इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट इज एसेंशियल फॉर मोटिवेशन थ्रू द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो, क्या होता है ना कि ये तो बेसिकली लाइफ में भी होता है कि मान लो कि आप कोई चीज़ लेकर काम करो, या मान लो आप कोई चीज़ लेकर पढ़ाई, मान लो बीटेक कर रहे थे, आपको कंप्यूटर साइंस लेना था, आप ले लिए मैकेनिकल, ले तो लिए भाई, कर तो लोगे पास, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है ना? जैसे कि आपको कंप्यूटर साइंस में सब कुछ समझ में आता है, आपको हो सकता है वहाँ कुछ ना समझ में आए, हो सकता है आपको बहुत मुसीबत हो सकता है आपको कोई मुसीबत भी ना हो रहा हो। ऐसा भी होता है कि हमको कोई मुसीबत नहीं, हमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन मतलब वो जो इंटरेस्ट आता है ना वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना? इंटरेस्ट होना चाहिए, रिसर्च हो, पढ़ाई हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, ठीक है? दूसरा होता है मैग्नीट्यूड, द प्रॉब्लम शुड बी मैनेजेबल विद इन अ गिवन टाइम एंड रिसोर्सेज। देखो, जो प्रॉब्लम है वो मैनेजेबल होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कि तुम एक ऐसा प्रॉब्लम को ढूंढ लिया, मान लो कि तुम बता बोल दिया कि हम पूरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में रिसर्च करेंगे। अब वो गैलेक्सी तो बहुत बड़ा है भाई, उसमें 10,000 सूरज है, 10,000 अलग अलग छोटा छोटा सोलर सिस्टम्स है, तो आप मतलब पागल हो जाओगे। तो आपको ऐसा ही प्रॉब्लम चुनना है जो कि आप उस स्पेसिफाइड टाइम में आप रिजॉल्व कर सको, ठीक है ना? फिर दूसरा क्या होता है, मेजरेबल कॉन्सेप्ट, मतलब ऑल वेरिएबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स मस्ट हैव अ क्लियर साइंटिफिकली मेजरेबल इंडिकेटर्स। तो आप जो भी चीज उसमें यूज कर रहे हो, जो भी वेरिएबल है, जो भी कॉन्सेप्ट है, मान लो उसमें पाई का वैल्यू, अब आपको पाई का वैल्यू पता होना चाहिए, तो कोई भी छोटा छोटा चीज है जो उसको मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है ना? उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वरना आप तो भटकते रह जाओगे, ठीक है? एंटरप्राइज, सॉरी, एक्सपर्टीज, the researcher must possess the necessary knowledge and skill to conduct the study। अब मान लो कि मैं हूँ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, अब मैं इंग्लिश पे रिसर्च करने लगा तो थोड़ी ना मैं कर पाऊंगा भाई, मेरे को एक्सपर्टीज है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं तो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ाऊंगा ना, या मैं कंप्यूटर साइंस ही ना रिसर्च करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं संस्कृत पे रिसर्च करने लगूँ, उसके लिए मुझे पूरा संस्कृत फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा इंग्लिश फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिर रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब क्या, द रिसर्चर शुड कंट्रीब्यूट न्यू और reinforce existing knowledge in the field। मतलब कि रिसर्चर के पास पहले से उस बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसको रेलेवेंट होना चाहिए उसके लिए वो फील्ड, या तो वो नया कंट्रीब्यूशन दे अपने फील्ड में, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इररेलेवेंट चीज पे आप रिसर्च करने लगो। फिर डेटा अवेलेबिलिटी, मतलब मान लो कि आपका रिसर्च ऐसा है जिसमें आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट का दरकार है, तो आप कैसे करोगे? आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो आप वैसा ही रिसर्च चुने जिसका डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हो, ठीक है? फिर एथिकल इश्यूज, द स्टडी मस्ट रेस्पेक्ट पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोमिटी। मतलब कि बेसिकली एथिकल है, मतलब मान लो कि आप ऐसा टॉपिक ना चुने, मान लो आप जिसमें आपको बायसनेस थोड़ा आने लगे, वैसा टॉपिक आप चुनो ही मत, ठीक है? वही चीज ये बता रहा है।
सॉरी। फिर लिटरेचर रिव्यू जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या, कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक में बहुत सारा रिसर्च पहले से हुआ है, तो आप पहले उस रिसर्च को पढ़ेंगे, आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, ठीक है। आप उस सब चीज़ों को पढ़ोगे, उसके बाद आप अपना रिसर्च शुरू करोगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके रिसर्च में। देखो, इसका फायदा क्या करता है, प्रोवाइड अ थियोरिटिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ पर रिसर्च करना है, आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा। आइडेंटिफाई गैप्स इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, आपके पास जो पहले से नॉलेज है उसमें क्या मिसिंग था वो भी आपको पता चल जाएगा, क्या इसके लिए चाहिए। प्रिवेंट रिडंडेंसी बाय अवॉइडिंग टॉपिक्स, मतलब आप मान लो कि रिडंडेंसी मतलब क्या होता है ना, डुप्लीकेशन, मतलब आप जो टॉपिक्स है वो आपके डुप्लीकेट नहीं होंगे, ठीक है ना। कॉन्टेक्चुअलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, मतलब आप अपने फाइंडिंग्स जो है आपके रिसर्च को, उसको आप कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाएंगे, और आप स्टडी कर पाएंगे एक ब्रॉडर फील्ड के अंदर, ठीक है ना। मतलब आपको लिटरेचर रिव्यू इन शॉर्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो जाए आप किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो। फिर आपका होता है डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड डिजाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। अब भाई ये तो मैंने आपको बताया है कि रिसर्च क्वेश्चन तो आपके पास होना चाहिए, बिना रिसर्च क्वेश्चन के आपकी रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ बता रहा है, मतलब वही सब चीज को एलैबोरेट किया हुआ है जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया, ठीक है ना। बस उन सबको एलैबोरेट किया। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव आप ऐसा बना दियो जिसमें कोई दरकार ही नहीं था दुनिया में। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव भी ऐसा होना चाहिए ना भाई, जिसका आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका कोई फायदा हो दुनिया में। बेमतलब का रिसर्च करने का क्या फायदा दुनिया में। ऑपरेशनल डिफरेंस डेफिनेशंस होना चाहिए, मतलब दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स, मतलब आप जो भी चीज रिसर्च करो उसके आप वेरिएबल्स और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली डिफाइन करके रखे हो पहले से, कि हाँ आपको पता है कि आप क्या चीज में रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना। फिर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च डिजाइन, मतलब आप जो आप किस तरीका से रिसर्च करोगे, क्या रिसर्च डिजाइन होगा, आपको उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना है, ठीक है ना। द रिसर्च डिजाइन इज द लॉजिकल फ्रेमवर्क that guides the entire study. It outlines the method, sampling strategies, and analytical approaches to be used. मतलब आप पता करोगे कि क्या क्या उसका, आप एक एक उसका आप मतलब आउटलाइन बनाओगे, आप डिजाइन बनाओगे कि आपका रिसर्च कैसे होगा, किस तरीका से आपका रिसर्च आपको करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप के रिसर्च होते हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन होता है, यूज्ड व्हेन लिटिल इज नोन, मतलब आपके कुछ थोड़ा बहुत ही पता, आपको एक्सप्लोर करना उस टॉपिक को, तब ये यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जिसका आपको एम होता है, मतलब आपको कोई सिचुएशन दे दिया गया, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, तब आपका वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइप का डिजाइन यूज होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसके बीच आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप को चेक करेंगे। फिर आपका पांचवा स्टेप होता है कंस्ट्रक्टिंग अ हाइपोथेसिस, मतलब आपको उसके अराउंड हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो दो चीज इंपॉर्टेंट चीज है, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टेटमेंट दैट एसर्ट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देखो, आप कोई भी रिसर्च करते हो, ज्यादातर वो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ना। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है ना कि देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आप दोनों में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पता करते हैं, यही होता है ना ज्यादातर रिसर्च में। लेकिन नल नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या, एक आप पहले से हाइपोथेसिस एज्यूम कर रहे हो कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब आप पहले से अपना रिसर्च को झुठला दे रहे हो, फिर आप उसको टेस्ट करके उसको बोल रहे हो, नहीं हम ये नल हाइपोथेसिस गलत था, ये हाइपोथेसिस हम अपना नया हाइपोथेसिस बनाए जो कि इसको प्रूफ कर रहा है, ये हाइपोथेसिस से, मतलब आपको नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ करना रहता है रिसर्च में, यही मेन फंडामेंटल है रिसर्च का। देखो, आप ये रिसर्च एप्टीट्यूड आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आपको आगे जाके भी रिसर्च ही करना है, ठीक है ना। ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। तो जो नल हाइपोथेसिस है, ये मेन मेन मतलब बोला जाता है ना, नींव है, नींव रिसर्च का, ठीक है ना। मतलब आपको एक हाइपोथेसिस नल मतलब क्या, एम्प्टी, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो गलत चीज, आप गलत चीज एज्यूम करके चलते हो, फिर उस आप नल हाइपोथेसिस को, अगर आप नल हाइपोथेसिस को सक्सेसफुली अनप्रूफ कर देते हो या डिसप्रूफ कर देते हो, तो आप
आपका रिसर्च सक्सेसफुल हो गया। और अगर अपना नल हाइपोथेसिस ही सही रह जाता है, आप उसको गलत प्रूफ कर ही नहीं पाते हो नल हाइपोथेसिस को, तो आपका रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। अब दूसरा होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको H1 भी बोला जाता है, नल हाइपोथेसिस को H0 बोला जाता है, रिसर्च हाइपोथेसिस को H1 बोला जाता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट असर्ट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है ना, मतलब बेसिकली जब आप नल हाइपोथेसिस को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ ना कि नल हाइपोथेसिस को जब रिजेक्ट किया जाता है, जब आप नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ कर देते हो, मतलब आपका रिसर्च सही हो गया, तो आप रिसर्च हाइपोथेसिस बना लेते हो। ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस को आप गलत प्रूफ करके आप रिसर्च हाइपोथेसिस बना लेते हो। तो यही होता है मेनली रिसर्च का मतलब बैकबोन ऑफ रिसर्च। ठीक है ना, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, स्पेसिफिक एंड क्लियर। हाइपोथेसिस जो आपका टेस्टेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब छठा क्या होता है? सैंपल सिलेक्शन। मतलब सैंपल सिलेक्शन मतलब क्या होता है ना, देखो, सैंपल सिलेक्शन मतलब आप पॉपुलेशन, मतलब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो अपने रिसर्च के लिए। ठीक है ना, तो आप डेटा किससे कलेक्ट करते हो रिसर्च में? मान लो आप रिसर्च कर रहे हो कोई बीमारी के बारे में, तो आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करोगे? इंसान से करोगे, कोई पॉपुलेशन से करोगे, या कोई, हम लोग बेसिकली रिसर्च में डेटा को सैंपल बोलते हैं। ठीक है ना, तो सैंपल सैंपल हम लोग किससे कलेक्ट कर सकते हो? कोई भी इंसान से कर सकते हो, कोई भी जानवर से कर सकते हैं। ठीक है ना, रिसर्च में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स होता है। ठीक है ना, तो इसमें दो तरीका का होता है, एक रैंडम सैम्पलिंग, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है ना, दो तरीका का होता है। मतलब इसमें फर्दर होता है, इसमें होता है आपका क्लस्टर वगैरह होता है, बहुत सारा टाइप के होता है। बेसिकली हम शॉर्ट में बताएं तो रैंडम सैम्पलिंग वो होता है जिसमें आप रैंडमली, मान लो कि आप एक बीमारी के बारे में सर्च कर रहे हो, एक आप एक शहर में चले गए, आप रैंडमली कोई भी घर में घुस जा रहे हो, उससे डेटा कलेक्ट कर ले रहे हो। और नॉन रैंडम मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब आपका ऑडियंस ऑलरेडी पहले से डिटर्मिन्ड है कि हाँ आपको यही लोग में से डेटा कलेक्ट करना है, आपको पूरा शहर से डेटा नहीं कलेक्ट करना है। यही डिफरेंस होता है, इसी के फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन दो तरीका का होता है, एक होता है सेकेंडरी डेटा, एक होता है प्राइमरी डेटा। ठीक है ना, अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्सेज लाइक बुक। देखो, सेकेंडरी डेटा क्या होता है? मतलब मान लो कि आप कोई रिसर्च करो, जैसे हम बताएं, आपको रिसर्च करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? लिटरेचर रिव्यू। मतलब आपको दूसरों के रिसर्च को पढ़ना पड़ता है, दूसरों के बुक को पढ़ना पड़ता है, ये सब, या न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ता है, वो होता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है ना, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो डेटा आप लिटरेचर रिव्यू से कलेक्ट करो, मतलब जो आप दूसरे के बुक से, दूसरे के रिसर्च से करो, आपका खुद का कोई डेटा नहीं, दूसरा का डेटा है। ठीक है ना, जिसको आप पढ़, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? मान लो आप कहीं गए, घटना स्थल पे गए, और आप वहां अपना आंख से देखे जो डेटा, उसको आप लिखें, तो आपका खुद का डेटा, किसी और का डेटा नहीं, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है। अब डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिंग होता है आठवां स्टेप। ठीक है ना, तो डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग मतलब क्या? मतलब डेटा आप कलेक्ट कर लियो। देखो, डेटा में तो बहुत सारा गलती भी होता है ना। मान लो कि कोई आप और किसी से आप पूछने गए, वो अपना एज गलत बता दिया, या आप उससे पूछने गए कि आपका क्या मतलब ब्लड ग्रुप है, वो गलत, या कुछ भी, मान लो कि कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज तो होते हैं डेटा में। ठीक है ना, कोई भी रॉ डेटा जो होता है वो प्रॉपर डेटा नहीं होता है, तो आप उसको एनालाइज करोगे, उसको आप ठीक करोगे डेटा को। ठीक है ना, तो डेटा एडिटिंग होता है जिसमें आप करेक्ट करते एरर्स को। ठीक है, डेटा कलेक्ट कोडिंग होता है, मतलब आप पहले से आपको पता है कि ये डेटा कैसा होना चाहिए, नहीं इसमें कुछ गलत दिख रहा है, हम उसको कोड करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, फिर एनालाइज करें हम लोग उसका कंप्यूटर में, उसके बारे में, उसके बारे में एक मैनुअल बनाएंगे, उस डेटा को का वर्ड फाइल में लिखेंगे। तो वो चीज़ बेसिकली मतलब डेटा एनालिसिस में आता है। ठीक है, और आखिरी स्टेप जो होता है वो होता है राइटिंग द रिसर्च। अब मान लो कि राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, इसके बिना तो आपका रिसर्च ही बेकार है। आप सब कुछ कर लिए, आप रिसर्च रिपोर्ट ही नहीं लिखे, तो आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखना। ठीक है ना, आप एक प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट लिखिएगा। ठीक है, कि आप क्या रिसर्च किए, कैसे रिसर्च हुआ। ठीक है ना, सब कुछ, आपका हाइपोथेसिस क्या था, आपने किसका किसका लिटरेचर रिव्यू किया, सब कुछ आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में एक रिपोर्ट बनाइएगा, उसी को बोला जाता है रिसर्च रिपोर्ट। ये आपका वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ये इसमें कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ पैटर्न होता है, जैसे एपीए और हार्वर्ड स्टाइल होता है। एपीए का था
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और हार्वर्ड स्टाइल है। हार्वर्ड स्टाइल मतलब नॉर्मल का नाम ही से समझ में आ रहा है। तो ये दो स्टाइल है रिसर्च पेपर का लिखने का, ठीक है ना। इन स्टाइल्स में जो है रिसर्च पेपर लिखा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और देखो ये आगे भी बहुत कुछ है, एपीए स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल, सब कुछ इन डेप्थ में मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, ताकि और लोगों को ये वीडियो दिखाई दे, ताकि रीच बढ़े और लोगों को ये चीज़ पता चले कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इसका मैं वन शॉट भी बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबको इंक्लूड करके वन शॉट में भी डालूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। ओके।